भारतीय प्रवासी लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना, जो पाठकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। आज उनकी लिखी कहानी सुनिए, सविता का शिव। तो प्रस्तुत है कहानी सविता का शिव। ऑफिस में बड़े बाबू कैलाश शर्मा के अचानक हार्ट फेल से मृत्यु की सूचना ने उनकी वृद्धा माँ और एकमात्र बेटी सविता पर वज्रपात कर दिया। बेटे के निधन की सूचना से वृद्धा माँ हाहाकार कर उठी। भगवान ने उनका सहारा ही छीन लिया था। अचानक पोती सविता के चीत्कार और रुदन से मानो वो जाग गई। सविता को कलेजे से चिपटाकर अपने आंसू पोंछ डाले। रो मत सवी बेटी, तेरी दुर्गा दादी तेरे साथ है। प्यार से सविता को तसल्ली देकर दुर्गा बीते समय में खो गई। भगवान ने क्या उसे बस दुख सहने के लिए ही जन्म दिया था? छोटी उम्र में ही माता पिता की मृत्यु का आघात सहने के बाद चाचा के घर आश्रय मिला था। विवाह के बाद नन्हे बेटे कैलाश के जन्म ने खुशियों के द्वार खोल दिए थे, पर उनकी खुशी भगवान को मंजूर नहीं थी। पति और बाद में पुत्र वधू की मृत्यु के बाद आज एकमात्र पुत्र का अचानक यूं चले जाना उन्हें आमूल हिला गया। पर अब युवा पोती उनका दायित्व था, उन्हें अपने को सहेजना ही होगा। कैलाश जी के परिवार में बस एक बेटी सविता और वृद्धा माँ ही थीं। बेटी के जन्म के 1 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। माँ और मित्रों के बहुत कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी सविता के लालन पालन में ही लगा दिया। सविता में सौंदर्य और मेधा साकार थी। उसके पिता हमेशा शिक्षा का महत्व बताकर जीवन में कुछ बनने को प्रेरित करते रहते। सविता अपने पिता के आदर्शों का सच्चे मन से सम्मान करती थी। पिता की प्रेरणा से सविता के मन में भी कुछ कर गुजरने की आकांक्षा थी। हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हुए अब वो BA फाइनल में पढ़ रही थी। कैलाश बाबू के कार्यालय वालों ने उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी ले ली थी। सविता को सीने से चिपटाए दुर्गा सब शून्य आंखों से देख रही थी, मानो वो किसी और की अंतिम यात्रा थी। अर्थी ले जाने को शववाहक गाड़ी आ गई थी। सबके मन में यही प्रश्न था, चिता को आग कौन देगा? दुर्गा दादी से पूछने का साहस नहीं था। कैलाश शर्मा के निकट के मित्र जानते थे, छोटी कहे जाने वाली जाति की लड़की से विवाह करने के कारण कुल गोत्र पर झूठा अभिमान करने वाले उनके रिश्तेदारों ने उनसे सारे बंधन तोड़ लिए थे। किसी रिश्तेदार से सहायता की आशा व्यर्थ थी। उनकी दृष्टि में कैलाश जी वर्षों से जाति और समाज से पूर्णतः बहिष्कृत थे। कैलाश शर्मा के निकट मित्र रमेश कुमार ने दादी से आकर धीमे से पूछा, माँ जी, हमारे बड़े बाबू तो चले गए, उनकी चिता को अग्नि कौन देगा? आप किसी संबंधी का नाम पता बता दीजिए, उन्हें हम बुला लाएंगे। उसके जीते जी जिन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, उसको अपमानित किया, अब उनके हाथों उसकी अंतिम विदा कैसे होगी? बात कहती दादी के आंसुओं का सैलाब बह निकला। सविता भी जोरों से रो पड़ी। क्या पंडित जी से अंतिम संस्कार कराना? नहीं, जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी अंतिम विदाई किसी पर्याय हाथों से नहीं, उसकी माँ के हाथों होगी। मैं खुद अपने बेटे को विदा करूंगी, दृढ़ता से दुर्गा ने कहा। क्या ये कैसे संभव होगा माँ जी? आप सह नहीं सकेंगी, रमेश जी ने समझाना चाहा। उसका जाना सह रही हूँ तो विदाई तो देनी ही होगी। मेरा कैलाश चला गया, वो रो पड़ी। माँ जी, हमारे तो देवता चले गए, हम गरीबों को भी वो इतनी इज्जत देते थे, हमें ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ने को समझाते थे। कार्यालय का सफाई कर्मचारी मोहन रो पड़ा। हमसे कहते, जात पात ऊंच नीच सब झूठ है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा या छोटा बनता है। माँ जी, आप अपने को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने कहा। जानती हूँ, उसके यही ऊंचे विचार झूठे दंभियों को उसका दुश्मन बना गए। पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते थे। उनका अपमान मेरे बेटे को ले गया। चलो, देर हो रही है। दादी की दृढ़ता से सब विस्मित थे। कमला बहन, मेरे वापस आने तक मेरी सभी को अपने साथ रखना। मैं चाहती हूँ इसे अपने पिता का जीवंत रूप ही याद रहे, उसकी अंतिम विदाई का दृश्य याद न रहे। सविता को साथ आते देख दादी ने उसे रोककर पड़ोसन कमला मौसी से कहा,
शववाहक गाड़ी में कैलाश शर्मा का शव रखा जा चुका था। रमेश कुमार तथा अन्य कुछ लोगों के साथ दादी भी वाहन में जाकर अपने बेटे के सिर के निकट बैठ गईं। प्यार से बेटे के बाल संवारती बोली, अपनी माँ को छोड़कर कैसे चला गया मेरे लाल? अब हम किसके सहारे जिएंगे? एक बार भी नहीं सोचा? बेटे का पाथा प्यार से चूमती माँ बिलक उठी। सबकी आंखें नम हो गईं। सजी चिता पर निष्प्राण शरीर रखा जा चुका था। पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ शव को अग्नि को समर्पित करने के लिए जब बोले तो लोग स्तब्ध थे। दुर्गा ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा नाता बस इतने ही दिनों का था, अब इसके आगे की यात्रा तुझे अकेले ही करनी है। तेरी माँ तेरे साथ नहीं होगी, पर राह में कोई कंटक ना आए इसकी प्रार्थना करती रहेगी। जा बेटा, तुझे तेरी माँ अंतिम विदाई दे रही है। कहते हुए दुर्गा ने चिता को प्रज्वलित कर दिया। धू धू करती चिता को देखती दुर्गा वहीं धरती पर निष्प्राण सी बैठ गई। माँ जी, अब आप जाइए, बाकी काम हम सब पूरे कर लेंगे, लोगों ने कहा। नहीं, जब तक अपने बेटे की अस्थियों का विसर्जन न कर लूँ, उसकी अंतिम विदाई कैसे पूरी होगी? चिता ठंडी होने तक यहीं रुककर उसके अंतिम अवशेष नदी में प्रवाहित करने हैं। अगर आप कहें तो हम आपके साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार चल सकते हैं। ऑफिस की गाड़ी आपको ले जाएगी, कार्यालय प्रमुख ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मेरे बेटे ने किसी भी आडंबर में विश्वास नहीं किया। उसके लिए हर नदी का जल गंगा जल रहा। उसे इसी नदी में उतनी ही शांति मिलेगी जितनी गंगा जल में। आप लोग घर जाइए, आपके साथ के लिए आभारी हूँ। नम आंखों से हाथ जोड़कर दुर्गा ने सबको विदा दे दी। आप लोग जाइए साहब जी, हम लोग माँ जी के साथ रुकेंगे, तृतीय श्रेणी के सब कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा। कुछ दिन बीत चले थे। घर का सूनापन और सन्नाटा मुखर था। कैलाश शर्मा के ऑफिस से सविता के लिए नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था। अपने घर की आर्थिक स्थिति जानते हुए सविता नौकरी को तैयार थी, पर दादी ने दृढ़ता से अपना निर्णय सुना दिया। नहीं, मेरी सभी नौकरी नहीं करेगी। मेरे बेटे का सपना था उसकी बेटी खूब पढ़ाई करे और कुछ बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। मैं अपने बेटे का सपना पूरा करूंगी। अपने पति का पुश्तैनी घर बेचकर शहर से कुछ दूरी पर दादी ने एक छोटा सा घर ले लिया। अपना घर छोड़ती सविता की आंखों से पुराने सुखद दिनों की यादें आंसुओं के रूप में बह रही थीं, पर दादी ने प्यार से उसके आंसू पोंछकर कहा था, जब तक मैं जीवित हूँ तेरी आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगी। तुझे किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। कैलाश की भविष्य निधि और घर बेचने के बाद बचे पैसे तेरी उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए काफ़ी हैं। कैलाश और तेरे बाबा की पेंशन हम दोनों के जीवन के लिए बहुत है। सविता नहीं जानती थी उसकी दादी की बातों में कहाँ तक सच्चाई है, पर उनकी बातों ने साहस उसे जरूर दिया। पिता का अभाव, उनका प्यार और प्रेरणा भुला पाना आसान नहीं था, पर पिता और दादी के प्रेरक शब्दों ने उसे टूटने नहीं दिया। अपने दुखों को भुलाकर वो पढ़ाई में जुट गई। दुर्गा अकेले में कितना भी रोती, पर सविता के सामने सामान्य बनी रहती। उसे अपने पापा की कमी भुलाने के लिए कोशिश करती। पिता द्वारा बनाई दिनचर्या के अनुसार सविता दिन में पढ़ाई करने के बाद शाम को खुली हवा में कुछ देर घूमने के लिए बाहर जरूर जाती थी। उसके पिता उसे समझाया करते, गोधूल बेला में किताबों में सिर गड़ाए रखने से आंखों की रोशनी कम होती है। इस समय खुली हवा में घूमने जाना अच्छा होता है। शाम को डूबते सूरज को देखना और पक्षियों को अपने घर लौटते देखना सविता को बहुत प्रिय लगता था। उस दिन सविता एक दूसरे रास्ते से जा रही थी। अचानक एक घर के बाहर रखे फूलों के गमले पर उसकी नज़र पड़ी। गुलाब के उस पौधे पर पत्तियों से अधिक मुस्कुराते फूल झूम रहे थे। मुग्ध देखती सविता की बेध्यानी में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। चीख मारती सविता जोरों से गिर गई थी। घर के सामने बरामदे में बैठा युवक उसकी चीख सुनकर बाहर आ गया। सविता उठने का व्यर्थ उपक्रम कर रही थी। शायद पैर में मोच आ गई थी या हड्डी टूट गई थी। युवक ने सविता को सहारा देकर खड़ा करना चाहा, पर सविता की आंखों से दर्द के कारण आंसू आ गए। रुकिए, मैं अंदर से दर्द दूर करने वाला स्प्रे लेकर आता हूँ। युवक तेजी से घर के भीतर गया। हाथ में स्प्रे लेकर युवक ने सविता के पैर पर स्प्रे करके सविता से कहा, अगर आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो बस थोड़ी देर में आपका दर्द भाग जाएगा। स्पोर्ट्समैन इसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप भी खिलाड़ी हैं? कजरारे नैन उठाकर सविता ने युवक से सवाल किया।
जी नहीं, मैं तो यहाँ कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूँ। इस स्प्रे को कभी ज़रूरत के लिए रखता हूँ। थोड़ी देर में सविता का दर्द काफ़ी कम हो गया। वो उठने की कोशिश कर रही थी। उसे रोक कर युवक ने कहा, आपको कहाँ जाना है? कुछ दिन मेरे घर में रेस्ट ले लीजिए, तब तक मैं आपके लिए रिक्शा बुलाता हूँ। अभी आप पैदल नहीं जा सकेंगी। मुझे दुख है, मेरे घर के सामने आपको चोट लग गई। पता नहीं अपना नाम सार्थक करने वाला ये पत्थर कहाँ से आ गया। गलती इस पत्थर की नहीं, हमारी है। फूलों की सुंदरता देखने में सड़क से ध्यान हट गया था। वैसे हमारा घर दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर लाल रंग वाले घर में रहते हैं। आपका घर मैंने देखा है, लगता है आपको फूलों से बहुत प्यार है। आपने भी फूलों के पौधे लगाए हैं। चलिए आपको सहारा देता हूँ रिक्शा आने तक। सामने बरामदे में ही बैठिएगा। युवक सविता का संकोच समझता था। संकोच के साथ सविता युवक का सहारा लेकर धीमे कदमों से चलकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी के सामने मेज पर कंप्यूटर खुला हुआ रखा था। हमारी वजह से आपका काम रुक गया। हमारी लेक्चरर्स और फ्रेंड्स जब कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं तो हम भी सोचते हैं काश हम भी ऐसे ही काम कर सकते, पर हमें तो कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती। सविता के सुंदर मुख पर उदास मुस्कान थी। अपने पिता के सीमित साधनों को जानते हुए सविता उनसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगती। साथ की लड़कियां जब अपने कंप्यूटर पर आसानी से बहुत सी जानकारी ले लेती तो वो भी सोचती काश वो भी उनकी तरह विभिन्न विषयों पर कंप्यूटर की सहायता ले सकती। पर उसने अपने पिता से कभी इस विषय में कुछ नहीं कहा। जीवन में उसे जो मिला उसे सहजता से स्वीकार किया। इसमें कौन सी कठिन बात है? अगर आप चाहें तो आसानी से कंप्यूटर पर काम करना सीख सकती हैं। सच? क्या ऐसा हो सकता है? पर हमें सिखाएगा कौन? अगर आप चाहें तो कंप्यूटर के बेसिक्स तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। शनिवार और इतवार को मेरा ऑफिस बंद रहता है। इस शहर में नया आया हूँ, कोई घनिष्ठ मित्र भी नहीं है। मेरा समय अच्छे काम में बीतेगा। युवक के मुख पर मीठी मुस्कान थी। आप हमें कैसे सिखा सकते हैं? हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, सच्चाई से सविता ने कहा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे ऑफिस से नया लैपटॉप मिला है। मेरा पुराना लैपटॉप बेकार पड़ा है, आप उस पर सीख सकती हैं। हम आपका लैपटॉप कैसे ले सकते हैं? वो तो बहुत महंगा होगा, संकोच से सविता ने कहा। अपनी पुरानी चीज़ें बेचने की मुझे आदत नहीं है। अगर वो किसी के काम आ जाए तो खुशी होती है। आपका जब नया लैपटॉप आ जाए तो ये पुराना किसी और को दे दीजिएगा। पहले कंप्यूटर सीखने का पक्का निर्णय तो ले लीजिए, मुस्कुराकर युवक ने कहा। रिक्शा आ गई थी। सविता धीमे से उठकर खड़ी हो गई। ताज्जुब था, अब पैर का दर्द नामालूम सा था। रिक्शे पर बैठने के पहले युवक ने एक सुंदर सुर्ख लाल गुलाब तोड़कर सविता को देते हुए कहा, यह इस गुलाब का माफ़ीनामा है जो एक फूल जैसी सुंदर लड़की का अपराधी बन गया। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? जी धन्यवाद। इस सुंदर फूल को दोषी मत बनाइए। हम कोई सुंदर भी नहीं हैं। हमारा नाम सविता है। और आप? सविता के चेहरे पर लाज की लालिमा थी। शिव कुमार, पर सिर्फ शिव कहलाना ही पसंद है। आपसे भी यही नाम चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ हम फिर जल्दी मिलेंगे। सविता की चोट की बात से दादी घबरा गईं, पर सविता ने पूरी बात बता स्प्रे दिखाया था। दादी को तसल्ली देकर सविता सोचती रह गई, क्या वो सच में कंप्यूटर सीख सकेगी? मन में उत्साह था। दूसरे दिन सविता ने दादी को अपने कंप्यूटर सीखने की इच्छा बताकर कहा था, दादी, हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। आज की दुनिया में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। आगे भी वो हमारे काम आएगा। कल जिन शिव कुमार से मिली हूँ वो सिखाने को तैयार हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू आगे बढ़ना चाहती है, पर ऐसे ही किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। तू बहुत भोली है, पहले मुझे उससे मिलना होगा। ठीक है दादी, उनसे कहेंगे वो आपसे मिलने आ जाएं। कल शनिवार है, वो आ सकते हैं। नहीं बेटी, ये हमारा काम है, हम खुद उसके घर चलेंगे। थैंक्स दादी, तुम हमारी प्यारी दादी हो। खुशी से दादी के गले से लिपट कर सविता बोली। सवेरे की प्रतीक्षा में सविता को नींद आनी मुश्किल थी। पता नहीं शिव कुमार से मिलकर दादी क्या फैसला लेंगी। वैसे वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सवेरे जल्दी तैयार होकर सविता दादी की प्रतीक्षा कर रही थी। दादी के साथ शिव के घर पहुंच बंद दरवाजे की बेल बजाने पर एक छोटे लड़के ने द्वार खोला। आप कौन हैं? किनसे मिलना है? लड़के ने पूछा। कौन है राजू? आवाज़ सुनकर शिव स्वयं दरवाजे पर आ गया था। अरे आप अचानक? पैर तो ठीक है?
शिव घबरा सा गया। जी, हमारी दादी आपसे मिलकर बात करना चाहती थी। हमें आपका स्प्रे भी लौटाना था। ओह, स्प्रे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी, आइए। दादी को प्रणाम कर दोनों को घर के भीतर आने की राह देता शिव पीछे हट गया। कमरे में एक बेत का सोफ़ा, 4 कुर्सियां और एक मेज थी। अलमारी में किताबें सजी हुई थीं। सबके बैठ जाने पर शिव ने लड़के को राजू कहकर पानी लाने को आवाज़ दी। शिव बेटा, कल तुमने सविता की बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविता ने कल तुम्हारे साथ जो बातें हुई मुझे बताई हैं। इसके पिता नहीं रहे, मैं आज के ज़माने और पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं समझती। इसे लग रहा है तुम कंप्यूटर सिखाने में इसकी सहायता कर सकते हो। क्या ये सच है? जी हाँ दादी, शनिवार और इतवार को मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। यहाँ मेरे मित्र भी नाम भर के ही हैं। छुट्टी के दिन वे सब अपने परिवार के साथ व्यस्त रहते हैं। सविता को अगर सीखने में रुचि है तो मुझे सिखाने में खुशी होगी। शिव बेटा, तुम क्लास लेने की कितनी फीस लोगे? दादी ने पूछा। दादी जी, मैं अनाथ हूँ। अनाथालय में किसी उदार व्यक्ति की सहायता से मेरा पालन पोषण और शिक्षा पूरी हुई है, इसलिए विद्यादान के लिए पैसे लेना अपराध मानता हूँ। मुझे फीस नहीं चाहिए, पर सविता की तरह अपने लिए भी आपका आशीर्वाद और प्यार जरूर चाहूँगा। मिलेगा ना? मुस्कुरा के सविता को देखकर शिव ने कहा। इस बीच राजू चाय के 3 कप और बिस्कुट ट्रे में लाकर रख गया था। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मेरा प्यार और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वैसे क्या तुम जानते हो अनाथालय में तुम्हारी किसने सहायता की थी? जी नहीं, बहुत कोशिश की पर उनका नाम गुप्त ही रखा गया। पर वो मेरी पढ़ाई और शिक्षा के लिए पैसे बराबर भेजते रहे। उनकी कृपा से आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। भगवान उन्हें दीर्घायु करें। वो जो भी थे, उनके उपकार का ऋण तो इस जीवन में नहीं उतार सकता। बस प्रति माह एक मेधावी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजता हूँ और इस अनाथ राजू का दायित्व उठाता हूँ। इतना कहकर शिव मौन हो गया। वाह बेटे, तुम तो बहुत महान कार्य कर रहे हो। भगवान तुम्हें यश और सफलता दें। आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। आपको देखकर लगा अगर मेरी दादी होती तो उनसे भी ऐसा ही आशीर्वाद मिलता। शिव का कंठ भर आया। मुझे अपनी दादी ही समझ सकते हो बेटा, पर हमारी एक समस्या है। हमारे पास बस एक कमरा है, सारी गृहस्थी वहीं जमा है। तुम इसे कहाँ पढ़ाओगे? अगर आपको अपने इस बेटे पर विश्वास है तो सविता क्लास के लिए यहाँ आ सकती है। यहाँ तो बस राजू ही मेरे साथ रहता है। आपके विश्वास को कभी निराश नहीं करूँगा, गंभीरता से शिव ने कहा। जिसने जीवन में इतने कष्ट देखे हैं, माँ बाप का प्यार नहीं जाना, अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुँचा है, उस पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ? अपनी अनुभवी आंखों से देख सकती हूँ तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम सविता की क्लास कब से शुरू करोगे? दादी ने सीधा सवाल किया। अगर सविता तैयार है तो क्लास का श्री गणेश आज आपके आशीर्वाद से ही किया जा सकता है। इससे अच्छी बात क्या होगी? सविता तो क्लास शुरू करने के लिए दीवानी है। ठीक है, पहले चाय पीजिए, फिर मैं आज से ही सविता का कंप्यूटर से परिचय कराता हूँ। मुझे घर जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। क्लास ख़त्म करके सविता स्वयं घर आ जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दादी उठ खड़ी हुई। दादी को द्वार तक छोड़कर शिव ने अलमारी से अपना पुराना लैपटॉप निकाला, उसे चार्जिंग में लगा दिया। सविता के चेहरे पर खुशी और उत्साह छलका पड़ रहा था। शिव कुमार को पास आते देखते हुए आदर के साथ खड़ी हो गई। अरे रे, ये क्या? मैं कोई मास्टर जी नहीं हूँ। हम दोस्तों की तरह रहेंगे, तभी तुम आसानी से सीख सकोगी। टीचर या मास्टर से भय हो सकता है, पर दोस्त से दिल खोलकर बातें की जाती हैं। एक बात और, तुम मुझे सिर्फ शिव कहोगी, मैं तुम्हारी दादी की तरह तुम्हें सभी पुकारूंगा। कहो, मेरी शर्त मंजूर है? शिव के चेहरे पर मुस्कान थी। जी, पर आप तो हमसे बड़े हैं, आपका सिर्फ नाम कैसे ले सकती हूँ? धीमी आवाज़ में अपनी बात कहती सविता का मुख लाल हो उठा। मुझे सिर्फ शिव सुनने की ही आदत है। अगर मंजूर नहीं तो दोस्ती और क्लास नहीं। ये शर्त तो कठिन है, पर कोशिश करेंगे, सविता ने शर्मा कर कहा। चलो, आज तुम्हारा परिचय तुम्हारे इस नए दोस्त से कराता हूँ। अपना कंप्यूटर खोलकर शिव ने सविता को कीबोर्ड, माउस आदि दिखाकर उनके कार्य समझाने शुरू किए थे। शिव द्वारा दी जानकारी को सविता ध्यान से देख समझ रही थी। कोशिश करने पर माउस और एरो उसकी पकड़ से बाहर हो जाते। सविता को हंसी आ गई।
आपके कंप्यूटर का ये एरो तो शैतान बच्चे की तरह है, हमारी बात मानता ही नहीं, अपनी मनमानी कर रहा है। सविता की बात सुनकर शिव जोरों से हंस पड़ा। वाह, क्या उपमा दी है। पर इस शैतान बच्चे को तुम्हें साधना होगा, घबराओ नहीं, जल्दी ही तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, बस कोशिश करते रहना है। आपका लंच का समय हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। क्या राजू आपके लिए खाना बनाता है? क्या बात करती हैं, उसके लिए तो मुझे खाना बनाना होता है या खाना बाहर से मंगाना होता है। वैसे कभी कभी नूडल्स उबाल लेता है या कच्चा पक्का कुछ बना लेता हूँ, हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाता है। शिव के शब्दों में राजू के लिए स्नेह था। आप दोनों हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं खा लेते? हम दादी से कहेंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगी। जिस दिन दादी पर वैसा अधिकार पा गया तो अपने आप सब कुछ मांग लूँगा, पर अभी नहीं। शिव ने कीबोर्ड की सहायता से कुछ शब्द लिखकर दिखाए तो सविता की आंखें चमक उठीं। शिव की मदद से जब स्वयं कुछ शब्द टाइप किए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो उसने सब सीख लिया हो। उसकी खुशी चेहरे को और भी कमनीय बना गई। शिव उसे मुग्ध होकर देखता रह गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, घर में सब फिर दोहरा लेना, अब तुम्हें राजू घर छोड़ आएगा। अचानक शिव जाने को खड़ा हो गया। घर में सविता उत्साह के साथ अपनी दादी को पहले दिन की कामयाबी के बारे में बता रही थी कि दादी ने उसे रोककर प्यार से कहा, अब कंप्यूटर की दीवानगी में खाना पीना भी भूल जाएगी? अभी तक तेरे इंतज़ार में भूखी बैठी हूँ। सॉरी दादी, सविता प्यार से दादी के गले लग गई। क्यों, पाठ याद कर लिया या पनिशमेंट चाहिए? दूसरे दिन सविता के आने पर शिव ने पूछा। जी नहीं, हमने सब याद कर लिया, भोलेपन से सविता बोली। वाह, तब तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। शिव ने एक पीला गुलाब सविता को थमाया। अरे कितना सुंदर है, जैसे सोने का बना गुलाब है। उस दिन इसे नहीं देखा था? सविता मुग्ध थी। आज ये पहली बार खिला है, इसलिए इस पर किसी विशेष व्यक्ति का ही अधिकार था। हम विशेष कैसे हो गए? वैसे भी इसे कुछ दिन और अपने जन्मदाता की गोद में मुस्कुराने देना होता है, अब यह सूख जाएगा। सविता ने प्यार भरी नज़र फूल पर डालकर संजीदगी से कहा। मुझे नहीं पता था एक फूल का अपराधी बन जाऊंगा। कहिए क्या सज़ा देंगी? शिव ने शरारत से कहा। हम आपको सज़ा कैसे दे सकते हैं? विस्मित सविता बोली। एक बात याद रखना, अगर हम सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो गलती करने वाले दोस्त को दूसरे दोस्त द्वारा सज़ा देने का पूरा अधिकार होगा। शिव ने गंभीरता से कहा। हम सोचते हैं आप अपना इतना समय हमें दे रहे हैं, उतने समय में आप अपना कोई और फ़ायदे का काम कर सकते थे। हम आपका समय ले रहे हैं और बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं। वही काम कर रहा हूँ, अब आगे कुछ सीखना है तो शुरू करें। शिव ने अपना कंप्यूटर खोल लिया। शिव की गंभीर मुद्रा से सविता जैसे डर गई। उदास मुख के साथ शिव जो बता रहा था सुनती और नोट करती रही। अचानक उसके डरे हुए मुख को देखकर शिव ठठाकर हंस पड़ा। क्यों, डरा दिया ना? इसीलिए तो पहले दिन ही कहा था हम दोस्त हैं। तुम्हारा टीचर बनकर अपने दोनों के बीच दूरी नहीं लाना चाहता। अपने स्कूल के दिनों का एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं अपने टीचर से खूब डरता था, पर अचानक एक दिन भूत बनकर मैंने अपने शैतान टीचर को डरा दिया। आप क्या सचमुच इतने शैतान थे? यकीन नहीं होता। शिव के भूत बनकर टीचर को डराने के किस्से को सुनकर सविता खिलखिला के हंस पड़ी। तुम ऐसे ही हंसती हुई अच्छी लगती हो। सीरियस चेहरे वाली लड़की को काम सिखाने में मज़ा नहीं आता। जीवन में हंसी का बहुत महत्व है, हमेशा हंसती रहना। घर में सविता बहुत देर तक शिव की बातें मन ही मन दोहराती रही। अचानक उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। इसके पहले उसने अपने लिए कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। कंप्यूटर सीखने के चक्कर में कि अपनी पढ़ाई मत नेगलेक्ट करना। 2 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम है। फर्स्ट डिवीज़न लाओगी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान हो जाएगा। शिव ने सलाह दी। जी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको निराश नहीं करेंगे। दिन बीत रहे थे। शिव के साथ सविता बहुत सहजता से बात कर लेती थी। अक्सर दोनों अपने अपने जीवन की खट्टी मीठी बातें भी शेयर कर लेते थे। अब दोनों मित्र बन चुके थे। अक्सर शिव अनाथालय के अपने एकाकी जीवन की बातें सुनाकर अपनी उदासी से सविता को भी उदास कर देता। काश सविता के पिता की तरह उसे भी अपने पिता का स्नेह मिल पाता। उनके न रहने पर भी स्मृति में तो पिता हमेशा साथ रहते हैं। वैसे दादी शिव को बुलाकर प्यार से
उसका मनपसंद खाना खिलाती और राजू के लिए भी पैक करके भेजती। सविता और दादी के साथ शिव अपने को पूर्ण पाता और शिव के साथ सविता का मन खिल उठता था। राजू ने आकर बताया, पिछले 2 दिनों से शिव को तेज बुखार था, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बीमारी की बात ने सविता को बेचैन कर दिया। दादी ने सुना तो निर्णय लेने में देर नहीं की। शिव तुझे बिना फीस लिए अपना समय देता है, वो यहाँ अकेला है, इस वक्त हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों शिव के घर चलकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुश्किल के समय कभी हमारी भी किसी ने मदद की थी। तुम बहुत अच्छी हो दादी, उनके लिए उस खाने का सामान और फल भी ले चलेंगे। दादी के साथ जब शिव के घर पहुंची तो उसकी स्थिति ने सविता को द्रवित कर दिया। शिव का हंसता हुआ चेहरा ज्वर की तेजी से कुम्हला गया था। एकाकी बच्चे की तरह निरीह शिव को देख सविता का मन भर आया। राजू ने बताया, साहब ने कल रात सामने से चाय मंगाकर पी है, कुछ खाया नहीं, हमें बनाना नहीं आता। दादी ने शिव के किचन में अपने साथ लाया सामान सजाकर शिव के लिए सूजी की खीर बनाकर सविता को देकर कहा, इसे खाने से शिव को ताकत मिलेगी, हम रसोई ठीक करते हैं। शिव का किचन एक बैचलर के अनुसार अव्यवस्थित था, कुछ डिब्बों में सिर्फ दाल चावल भर था। दादी पर कृतज्ञ दृष्टि डालकर सविता ने शिव को जगाया था। उठिए जनाब, बहुत आराम हो गया, पहले दादी की बनाई मीठी खीर खाइए, फिर कड़वी दवा मिलेगी। दादी के नाम से शिव सजग हो गया। हाँ, सविता ने यही तो कहा है। तभी दादी भी आ गई। कैसा है जी बेटा? अब डरने की कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, दादी ने प्यार से कहा। सविता और दादी को शिव विस्मय से देख रहा था, पर चेहरे पर आश्वस्ति स्पष्ट थी। आपको तकलीफ होगी दादी, मुश्किल से शिव कह सका। अरे नहीं, अपने बेटे के घर में कैसी तकलीफ, अब जल्दी से खीर खाकर बताओ तो कैसी बनी है। मैं खाने के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। दादी किचन में चली गई। कुछ खाने से ताकत आएगी, प्लीज़ 2 चम्मच खा लीजिए। बात कहती सविता का गला भर आया। ज्वर की तेजी के कारण मुश्किल से पूरी आंखें खोल सविता को देख शिव के चेहरे पर रंग आ गया। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, आवाज़ जैसे कहीं गहरे से आ रही थी। नहीं जाऊंगी, पर पहले एक खीर खानी होगी। चम्मच शिव के मुंह की तरफ बढ़ाकर सविता ने कहा। भोले बच्चे की तरह शिव ने मुंह खोलकर खीर ले ली। 2-3 चम्मच के बाद शिव ने और लेने से मना कर दिया। तेरे साहब ने किसी डॉक्टर की दवाई ली है? सविता ने राजू से पूछा। 2 घर छोड़कर एक डॉक्टर साहब रहते हैं, हम उनसे दवाई लाए रहे। दवाई के नाम पर एस्पिरिन की 3 गोलियां थीं। डॉक्टर का घर पूछकर सविता उनके पास जा पहुंची। डॉक्टर साहब, आपके पड़ोसी शिव कुमार बहुत बीमार है, प्लीज़ उन्हें चलकर देख लीजिए। आपकी फ़ीस मैं कल घर से लाकर दे दूँगी, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। नो प्रॉब्लम, फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ। आप उनकी कौन हैं? उनकी स्टूडेंट हूँ। चलिए चलें। डॉक्टर ने शिव का अच्छी तरह से चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिखकर सविता को थमा कर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिनों में बुखार उतर जाएगा। इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। 2 दिन ठीक समय पर दवा और स्वास्थ्यप्रद भोजन मिलने से शिव का बुखार बहुत हल्का हो गया। दादी जब बाहर शिव के गार्डन देख रही थीं, तब सविता को अकेले पास शिव ने कहा, तुम मेरी संजीवनी हो, कभी अकेले छोड़कर मत जाना, वरना बेमौत मर जाऊंगा। ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपने पापा का सपना पूरा करना है, गंभीरता से सविता बोली। माफ़ करना, पर अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। जिस दिन से तुम्हें देखा बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम हो ही ऐसी, बुद्धि और सौंदर्य दोनों तुम में साकार हैं, पर मुझे अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए था, भूल गया, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। आवाज़ में उदासी थी। आप माफ़ी मत मांगिए, हमें अपराध बोध होगा। अब आप ठीक हैं, राजू को सब समझा दिया है, वो आपकी देखभाल कर लेगा, हमें आज्ञा दीजिए। नाराज़ होकर जा रही हो सभी? मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, प्यार देने वाले माता पिता भी मुझे अकेला छोड़कर गए, तुमने मुझे बचा क्यों लिया? मेरा मर जाना ही ठीक होता। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम सच में नाराज़ हो जाएंगे, सविता ने सच्चाई से कहा। घर वापस लौटी सविता को उदास देख दादी ने स्नेह से कहा, तू चिंतित दिख रही है, अब शिव बेटा ठीक है, तेरी परीक्षा निकट है, पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ दादी,
सोचती हूँ परीक्षा होने तक कंप्यूटर क्लास भी ना करूँ। जैसा तू ठीक समझे। इतना कहकर एक गहरी दृष्टि सविता पर डाल दादी काम में लग गई। अकेले में सविता को शिव की कही बातें याद आकर उसे बेचैन कर देती। किताबें खोलने पर शिव का उदास चेहरा पृष्ठों में उभर आता। सविता परेशान हो जाती। ये उसे क्या हो गया है? कहीं वो भी तो शिव को चाहने नहीं लगी है? सोच में डूबी सविता को अचानक दादी ने आकर चौंका दिया। तेरे मास्टर जी आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, अंदर आने को तैयार नहीं हैं। क्या? कब आए? वो ठीक तो हैं? घबराहट में सवाल पूछती सविता तेजी से बाहर गई थी। क्षीण काय उदास सा शिव अपने स्कूटर के सहारे बाहर खड़ा था। जब से सविता शिव के घर से वापस आई थी, राजू का इंतजार कर रही थी, पर शायद शिव ने उसे खबर देने को मना कर दिया था। और आज अचानक वो खुद क्यों आया है? ये क्या, अभी तबीयत ठीक भी नहीं हुई और आप यहाँ आ गए? शायद फिर बीमार होने का इरादा है। अगर तीमारदार तुम हो तो जिंदगी भर बीमार रह सकता हूँ, गंभीरता से शिव ने कहा। आपसे कह चुकी हूँ, हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते, अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। मैं भी तुम्हारे भविष्य के विषय में ही सोचता रहा सभी। तुम्हें सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं करना है, बल्कि तुम्हें कंप्यूटर में आगे बढ़ते देखना मेरा सपना है। तुम्हें MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन की तैयारी करनी है। क्या ये सच हो सकता है? कॉलेज की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होगी। खुशी से सविता पूछ बैठी। उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। अगर फर्स्ट डिवीज़न ले आई तो फीस का इंतज़ाम मेरा दायित्व है। हम आपका और एहसान कैसे ले सकते हैं? पहले ही हमारे लिए इतना किया आपने। तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है सभी। तुमसे मिलने के पहले अपने को अकेला अनाथ इंसान मानता था, पर अपने जीवन को अपूर्ण मानता हूँ। छोड़ो, मेरी बात तुम नहीं समझोगी। प्रैक्टिस करती रहना। कुछ दिनों को बाहर जा रहा हूँ, लौट कर तुम्हारा टेस्ट लूँगा। बात समाप्त कर शिव स्कूटर स्टार्ट कर चला गया। विस्मित सविता शिव की बातों का अर्थ समझने की असफल कोशिश करती रही। शिव ने कहा है उसे फर्स्ट डिवीज़न लानी है। शिव को भुलाकर पढ़ने की कोशिश करती, पर शिव की अनुपस्थिति उसे बेचैन कर देती। शिव की हर पल प्रतीक्षा उसे परेशान करती। क्यों वो शिव के बिना अपने को अकेली पाती है? शिव जैसे उसके जीवन का आधार बन गया था। उसे अनमनी देख अचानक एक दिन दादी ने सविता से कहा, मुझे आजकल शिव की बहुत चिंता रहती है सभी। क्यों दादी, उन्हें क्या हुआ? अब तो वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके विवाह की आयु है, पर उसके लिए कौन चिंता करेगा? वैसे भी लड़की के विवाह के समय उसके माता पिता लड़के के अलावा उसके परिवार को भी जांचते हैं। शिव अनाथालय में पला बढ़ा है, उसके विषय में वे न जाने क्या सोचें। उन्हें उसके जन्म से जुड़ी बातों के विषय में शंका भी हो सकती है। ये तो बहुत गलत बात है दादी। शिव जैसे अच्छे इंसान कम ही होते हैं। पापा कहते थे इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, जन्म से नहीं। तुम ही सोचो दादी, अगर तुम नहीं होती तो क्या मुझे भी अनाथालय नहीं जाना पड़ता? हम तो कहते हैं वो लड़की बहुत भाग्यवान होगी जिसका शिव के साथ विवाह होगा। उत्तेजना से सविता का सुंदर चेहरा लाल हो गया। अगर तेरा यही मानना है तो मुझे तेरी बात मान्य है। दादी के मुख पर हल्की मुस्कान थी। सविता के मन की बात जानकर दादी ने मन ही मन शिव को अपने दामाद के रूप में चुन लिया। सविता के विवाह की तैयारी दादी को अकेले ही करनी होगी, ऐसा सोचकर दादी अपने एक पुराने परिचित दुकानदार से बात करने गई थी। उन्हें क्या पता, उसी दुकानदार के जरिए बात कैलाश जी के कुछ रिश्तेदारों तक पहुंच गई। एक दिन अचानक सविता की अनुपस्थिति में कैलाश जी के कुछ रिश्तेदार दादी के पास पहुंचकर चिल्लाने लगे, क्या चाहती हो भाभी? कैलाश भैया तो अपनी गलती के कारण चले ही गए, अब उनकी बेटी को कुएं में ढकेल रही हो, एक नाजायज अनाथ के साथ उसे बांध रही हो। कैलाश जी के छोटे भाई ने रिश्ता दिखाया। अच्छा, अब तुम्हें अपनी रिश्तेदारी याद आई है? उस वक्त कहाँ थे जब कैलाश हमें अकेला छोड़ गया था? उस वक्त सविता की याद नहीं आई? तुम ही लोगों ने उसका बहिष्कार करके उसे तोड़ दिया था। कितना अकेला और दुखी था मेरा कैलाश। दादी ने आंचल से आंसू पोंछे। कैलाश ने गलती की थी, अब तुम भी वही गलती करने जा रही हो। तुम्हारा शिव न जाने वो किसके पाप का फल है। हम ये रिश्ता नहीं होने देंगे। ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। ताऊ दहाड़े। खबरदार, अब मेरे होने वाले दामाद के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मेरे बेटे की मौत पर भी मेरी और सविता की याद नहीं आई। सब समझती हूँ, तुम्हारी नीयत अब मेरे इस घर और पैसों पर है। सोचते होगे इस बूढ़ी के मरने के बाद सब कुछ मेरी सविता से आसानी से छीन लोगे, पर भगवान ने हमारी सभी को शिव का साथ दिया है। अब हम अकेले नहीं हैं। निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। दादी ने हाथ में लाठी उठाकर रौद्र रूप धारण कर लिया था। दादी के उस रूप से वे डर गए और बाहर जाने में ही भलाई समझी। वे जानते थे दादी की बातों में सच्चाई थी। उनके जाने के बाद दादी ने शांत होकर पानी पिया और इस विषय में सविता को कुछ भी न बताने का निर्णय लिया। ये भी सोच लिया बिना किसी तामझाम के जल्दी ही सविता का विवाह शिव के साथ कर देंगी। परीक्षा समाप्त हो गई। सविता को फर्स्ट डिवीज़न पाने की पूर्ण आशा थी। तभी एक दिन अचानक शिव ने आकर उसे चौंका दिया। तुम आ गए शिव, इतने दिन क्यों लगा दिए? खुशी से उमगती सविता इतना ही पूछ सकी। सच कहो सभी, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? सविता पे सीधी नज़र डालकर शिव ने पूछा। नहीं, हाँ हाँ नहीं, सविता हड़बड़ा गई। कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। तुम अपने मन को समझ नहीं पा रही हो सभी। सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, पर मैं अपनी सच्चाई और स्थिति से परिचित हूँ। एक अज्ञात कुल परिवार का अनाथ तुम्हें पाने के सपने भी नहीं देख सकता। तुम मुझे भले ही ना मिल सको, पर आजीवन तुम मेरी प्रेरणा रहोगी। तुम्हारे एमसीए में एडमिशन के लिए फॉर्म लाया हूँ, भर लेना। डिपार्टमेंट के हेड से बात हो गई है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। गंभीरता से अपनी बात कहते शिव ने सविता को फॉर्म थमाए थे। तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो शिव? तुम्हें धन्यवाद के शब्द या बदले में कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सविता के नैनों से मोती जैसे आंसू ढुलकने लगे। क्योंकि मैं तुम्हें अपने से भी ज़्यादा चाहता हूँ सभी। शायद अब मेरा तुमसे दूर हो जाना ही ठीक होगा। जल्दी तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। यहाँ रहते हुए अपने दिल पर नियंत्रण नहीं रख सकूँगा, उदास स्वर में शिव ने कहा। वाह, ऐसे कैसे जा सकते हो? एक बड़ी खुशी की बात है, मुंह तो मीठा करना ही होगा। अचानक दादी ने बाहर से अंदर आकर अपनी बात से उन्हें चौंका दिया। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने कहा था आप सभी के विवाह को लेकर परेशान थीं। क्या सभी की शादी कहीं तय हो गई है? अपने को भरसक संयत रखकर शिव ने पूछा। हाँ, उसी खुशी में तो मिठाई खिला रही हूँ। अपने दामाद को ऐसे कैसे विदा कर सकती हूँ? आपका दामाद कौन, कहाँ है? विस्मत शिव इतना ही पूछ सका। चेहरे पर जैसी काली छाया सी तैर गई थी। क्या अब भी नहीं जान सके? तुम ही मेरी सभी का प्यार, उसके शिव हो। जैसे शिव ने विषपान करके सबका कल्याण किया था, तुमने भी अपने अज्ञात अतीत पर विजय पाकर अपने को प्रमाणित किया है। दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो। मेरी अनुभवी दृष्टि हमेशा तुम्हें परखती रही और तुम खरा सोना सिद्ध हुए। शिव, स्नेहपूर्ण दृष्टि डालकर दादी ने सच्चाई से कहा। दादी, आप मेरा कुल जाति कुछ नहीं जानती। ना जाने किसी की अवांछित संतान हूँ या मजबूरी। बस इसके आगे कुछ मत कहना शिव। इस विषय में मेरी सभी से बात हो चुकी है। उसका मन मैं पढ़ चुकी हूँ। तुम्हें उसने सच्चे मन से चाहा है। अपने पिता की तरह वो भी कुल जाति आदमी विश्वास नहीं रखती। तुम एक आदर्श, उदार, स्वाभिमानी और योग्य इंसान हो। तुम्हें पाना किसी भी लड़की का सौभाग्य होगा और मेरी सभी वही सौभाग्यशाली लड़की है। ठीक कह रही हूँ ना सभी? नहीं, अभी हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, शादी नहीं, सविता ने संकोच से कहना चाहा। इसीलिए तो तेरी शादी तेरे मास्टर जी से कराने का निर्णय लिया है। वैसे अगर तुझे मंजूर नहीं तो ये रिश्ता नहीं होगा। क्यों शिव, ठीक कह रही हूँ ना? दादी के स्वर में मजाक स्पष्ट था। जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शिव ने दादी का साथ दिया। जाइए, आप दोनों से हम नहीं बोलते। दादी के सीने पर अपना मुख छिपाकर सविता बोली। तेरे मन की ही तो कर रही हूँ पगली, प्यार से सविता के माथे को चूमकर दादी ने कहा। दादी के चरण स्पर्श के लिए झुके शिव और सविता को पास के मंदिर से आने वाली प्रातःकाली पूजा की घंटियां और शंख ध्वनि जैसे दोनों को अपना पावन आशीर्वाद दे रही थीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी सविता का शिव। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।